फर्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। आज लेक्चर नंबर 9 है हमारा एट माइंड ऑफ साइंस विद मोहम्मद जमशेद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का। अब बायो का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री का क्या मतलब है? केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल रिएक्शन। तो अगर लिटरल मीनिंग के अंदर बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन करें तो क्या बनेगी? स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। कि किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर अगर हम केमिकल प्रोसेस को, केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं तो उसे हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। राइट हो गया। इसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी नाम देते हैं। बायोकेमिस्ट्री का दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही क्या लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। और अगर उन केमिकल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं उनको स्टडी करते हैं तो उसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम देते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या बनेगी? बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स। कि अगर हम केमिकल कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं एट द केमिकल प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो केमिकल प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं और उनके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, उनको स्टडी करते हैं तो इसे हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। तो अगर आसान लफ्जों के अंदर डेफिनेशन करें तो यही बनेगी, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। राइट हो गया। तो बायोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल, जो केमिकल कंपोनेंट्स उस लिविंग सिस्टम को बना रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ रिएक्शंस में टेक पार्ट कर रहे होते हैं, उनको स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। कि इंपॉर्टेंस क्या है बायोकेमिस्ट्री की, हम इसे क्यों स्टडी करते हैं? तो वो कहते हैं अ बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, वो कहते हैं कि बेसिकली 3 हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं एमबीबीएस के अंदर। एक है बायोकेमिस्ट्री, दूसरी है हमारे पास एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। राइट। तो वो कहता है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि अगर हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझना चाहते हैं तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अब एनाटॉमी क्या होती है? जिसमें हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से स्ट्रक्चर किसी लिविंग सिस्टम को बना रहे हैं, और फिजियोलॉजी के अंदर उन स्ट्रक्चर के फंक्शंस को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, वो कहते हैं बिकॉज ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव द बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। कि किसी भी लिविंग सिस्टम के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसलिए उनके अंदर हम बायोकेमिस्ट्री को भी लाजमी डिस्कस करते हैं। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बायोकेमिस्ट्री का इल्म होना भी जरूरी है। राइट। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मसल कंट्रैक्शन कैन ऑल बी डिस्क्राइब्ड इन द बायोकेमिकल टर्म। कि हम फोटोसिंथेसिस को भी बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, रेस्पिरेशन को भी डिस्कस करते हैं, डाइजेशन को भी और मसल कंट्रैक्शन को भी। तो बायोकेमिकल टर्म्स के अंदर इन तमाम प्रोसेस को हम डिस्कस कर सकते हैं। राइट हो गया। अब जैसा कि ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये क्या है? बायोमॉलिक्यूल है, और इसमें वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। किसकी मौजूदगी में? लाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। तो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये हमने क्या डिस्कस किया? बायोमॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया, केमिकल कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, और एक केमिकल प्रोसेस को डिस्कस किया जो कि लीफ के अंदर हो रहा है, ट्रीज के अंदर, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस को भी बायोकेमिकल टर्म्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या करता है कि ग्लूकोज को इस्तेमाल करके सेल अपनी एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें भी क्या है? सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो अगर इन केमिकल कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करते हैं, या और इसमें जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन वगैरह हो रही है, ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, तो उन तमाम रिएक्शन को जब हम स्टडी करते हैं तो किस वे में करते हैं? बायोकेमिकल टर्म की फॉर्म के अंदर करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। राइट हो गया। तो अगर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, मतलब एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसकी फिजियोलॉजी, इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, तो इसमें मौजूद बायोकेमिस्ट्री को भी डिस्कस करना पड़ेगा इन तमाम चीजों को समझने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है डाइजेशन। अब हमें पता है यह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें फूड की क्या होती है? डाइजेशन होती है। अब ये मुख्तलिफ एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे तो हम इसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे।
कि ये के स्ट्रक्चर किस तरह बने हुए हैं, फिर उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो फिजियोलॉजी डिस्कस हो जाएगी। लेकिन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के साथ साथ डिस्कस करेंगे तो हमें बायोकेमिस्ट्री भी डिस्कस करनी पड़ेगी। हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि स्टोमक के अंदर फूड की डाइजेशन हो किस तरह आ रही है, किस तरह आ रही है, कौन से इंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, कौन सा रॉ मटेरियल है, क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये सारी की सारी क्या बायोकेमिस्ट्री है। तो डाइजेशन को भी हम इन द टर्म ऑफ बायोकेमिस्ट्री डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट में मस्कुलर कंट्रैक्शन। अब मसल्स में क्या होता है कि बेसिकली ये मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये थिन फिलामेंट के साथ जाकर क्या करता है, मतलब कि एक्टिन के साथ, ठीक है, और भी बहुत सारे मतलब के फिलामेंट्स होते हैं जिनके साथ ये जाकर इंटरेक्शन करते हैं, मसल्स की मूवमेंट होती है। ये हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे, सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि अब इसमें भी क्या है, केमिकल मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, केमिकल कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो इनको जब हम डिस्कस करते हैं, मतलब कि इसकी फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, तो साथ साथ हमें बायोकेमिस्ट्री को भी डिस्कस करना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो सके कि मसल मूव किस तरह कर रहे हैं। राइट हो गया। ये सिर्फ मैंने आपको बस एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देनी थी कि वाकई हम इन तमाम रिएक्शंस को, इन तमाम प्रोसेस को इन द टर्म ऑफ बायोकेमिस्ट्री डिस्कस कर सकते हैं। और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री का इल्म होना जरूरी है। राइट हो गई। तो ये इसकी क्या थी, इंपॉर्टेंस थी। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स, के वो केमिकल कंपोनेंट जो किसी लिविंग सिस्टम को बना रही हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो दो तरह के केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सबसे पहले वो कहते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड, के जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कुछ खास केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं जो आमतौर पर, ठीक है, क्लासिफाइड होते हैं दो चीजों के अंदर। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को आपको पता ही होगा कि ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं होते। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, ठीक है, वाटर वगैरह, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ बैक्टीरियल एंड द मैमालियन सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज के लिहाज से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ बैक्टीरियल एंड द मैमालियन सेल। डिफरेंस यहाँ गिवन है बुक के अंदर। अब ये केमिकल कंपोनेंट्स हैं वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स, इनऑर्गेनिक आयन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट, ये सारे के सारे जो भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो बैक्टीरिया और मैमालियन सेल को बना रही हैं, ठीक है, मतलब एक लिविंग सिस्टम को बना रहे हैं। तो अब कहते हैं कि वाटर बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है, ये टोटल सेल वेट है, ठीक है। तो 70% बैक्टीरियल सेल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है और ये गलत है, ठीक है, मैमालियन सेल के अंदर भी 70% होता है। यहाँ मिस्टेकन 17% गिवन है, ठीक है। तो मैमालियन सेल के अंदर भी वाटर कितना होता है, 70% होता है। ये आपने याद रखने, 17 नहीं है, 70% ही है। बैक्टीरियल सेल और मैमालियन सेल में वाटर की जो परसेंटेज है, ठीक है, वो क्या होती है, सेम होती है। तो प्रोटीन हमारे पास है, प्रोटीन बैक्टीरियल सेल के अंदर 15% पाया जाता है, ठीक है, और मैमालियन सेल के अंदर कितना पाया जाता है, 18% पाया जाता है। फिर हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल सेल के अंदर 3% है और मैमालियन सेल के अंदर कितना है, 4% है। लिपिड्स 2% बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद है, 3% मैमालियन सेल के अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद आ जाता है डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए 1% बैक्टीरियल सेल के अंदर है, 0.25% मैमालियन सेल के अंदर है, और आरएनए 6% बैक्टीरियल सेल के अंदर है और 1.1% किसके अंदर है, मैमालियन सेल। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो डीएनए और आरएनए पर मुश्तमिल होता है। तो अगर हम यूं कहें, इस तरह भी एमसीक्यूज बन सकता है कि न्यूक्लिक एसिड की कितनी परसेंटेज है बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो डीएनए और आरएनए को फिर हम ऐड करेंगे, 1 + 6 कितनी होगी, 7%। इसी तरह मैमालियन सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड की कितनी परसेंटेज है, हम दोनों डीएनए और आरएनए को ऐड करेंगे, 0.25 + 1.1, तो कितना बनेगा, 1.26 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के अलावा अदर ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स हो गए, हार्मोन, मेटाबोलाइट्स, वो दोनों के अंदर सेम है, 2% मौजूद है बैक्टीरियल और मैमालियन सेल के अंदर। इसके बाद इनऑर्गेनिक आयंस है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट, तो 1% ये दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो बहुत सारे एमसीक्यूज इस टेबल से बन सकते हैं। यूं भी बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट
केमिकल कंपोनेंट। तो अगर मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, मतलब इसमें ऑर्गेनिक भी आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक भी आ जाते हैं, तो फिर हम किसकी बात करेंगे? वाटर की। कि वाटर 70%, दोनों के अंदर क्या 70% वाटर प्रेजेंट है, मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपोनेंट है किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर। अगर वो यूं कहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक केमिकल कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो फिर हम बात करेंगे प्रोटीन की बात करेंगे, क्योंकि वाटर क्या इनऑर्गेनिक है। उसने कौन सा पूछा है? ऑर्गेनिक जो मोस्ट अबंडेंट है। तो उस वक्त हम किसकी बात करते हैं? प्रोटीन की बात करते हैं कि प्रोटीन इधर बैक्टीरियल सेल के अंदर भी सबसे मोस्ट अबंडेंट मौजूद है 15%, और मेमोलियन सेल के अंदर भी मोस्ट अबंडेंट 18% है। राइट हो गया। तो इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो ख्याल से कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास एक मतलब कि सेल है, ठीक है, एक लिविंग सिस्टम है, एक सेल मौजूद है। अब ये देखें कि बाहर से वो क्या ले रहा है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट भी ले रहा है, अमीनो एसिड, प्रोटीन भी ले रहा है, फैटी एसिड भी ले रहा है। तो जैसे ही सेल के अंदर लेते हैं तो वो उसको कैटाबोलिक पाथवे में लेकर आते हैं, उनको तोड़ता है, छोटे छोटे यूनिट के अंदर, सेलुलर बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो बड़ा मॉलिक्यूल था छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उनसे क्या की? एनर्जी हासिल की, या उन सेलुलर बिल्डिंग ब्लॉक को इस्तेमाल करके वो अपने मॉलिक्यूल्स बना सकता है, ठीक है, ताकि वो सर्वाइव कर सके, जैसे कि आरएनए, फैट, ग्लाइकोजन, डीएनए, प्रोटीन वगैरह मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स बाहर से इन्वायरमेंट से लेते हैं उसको तोड़ता भी है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट भी करता है, इसे कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। और इन्हीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल को दोबारा जोड़कर बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल भी बनाता है, जैसे कि ग्लाइकोजन, डीएनए, प्रोटीन, इसको कहते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। इसमें क्या एनर्जी बनती है कैटाबोलिक रिएक्शन के अंदर, और एनाबोलिक के अंदर ये देखिए एनर्जी इस्तेमाल हो रही है बड़े मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो इसी तरह वो कहता है कि सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन इट्स अवेलेबिलिटी टू टेक सम केमिकल्स फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। कि अगर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने आप को सर्वाइव करना चाहता है तो उसे एनवायरनमेंट से कुछ केमिकल्स को लेना पड़ता है, जिस तरह ये केमिकल्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। तो अगर हम खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे एनर्जी के लिए। एंड यूज देम टू मेक केमिकल्स ऑफ इट्स लिविंग मैटर, और इन्हीं केमिकल को इस्तेमाल करके वो अपने लिविंग मैटर, अपने जो उसको रिक्वायर्ड होती है केमिकल कंपाउंड्स, उनको वो क्या कर लेते हैं? तैयार करवा लेते हैं। जैसे कि फैट को तैयार करवा लिया, ग्लाइकोजन को, मैक्रोमोलिक्यूल को तैयार करवा लिया, और इन बाहर से आने वाले केमिकल्स की मदद से। राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है The farthest reason cells of every organism are constantly taking in new substances। तो सर्वाइवल के लिए सेल्स हमेशा क्या कर रहे हैं? अपने अंदर केमिकल्स को इनटेक भी कर रहे हैं और बाहर भी भेज रहे हैं। एंड चेंजिंग देम केमिकल्स इन वेरियस वेज, और इन केमिकल्स को कई तरीकों से तब्दील कर रहे हैं। दैट इज बिल्डिंग न्यू सेलुलर मटेरियल। अभी हमने देखा कि नया सेलुलर मटेरियल भी बना रहा है, डीएनए भी बना रहा है, आरएनए भी बना रहा है, ग्लाइकोजन भी बना रहा है, एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर देयर नीड्स, और उनको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी भी हासिल कर रहा है। तो लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज इन इट्स सेल। तो लाइफ का पता कब चलता है? जब तक सेल के अंदर ये रिएक्शंस होते रहेंगे, कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शन जब तक होते रहेंगे, जब तक मेटाबॉलिज्म हो रहा है सेल के अंदर, सेल क्या कर रहा है? जिंदा है, ठीक है, वो लाइफ को एग्जिस्ट करवा रहा है। समझा कि इस बात की? तो जैसे कि हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सेल है वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं? न्यू सब्सटेंसेस को इनटेक कर रहा है और उसे केमिकली मुख्तलिफ और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। बड़ा मॉलिक्यूल तो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट किया, फिर उन्होंने क्या किया? नए मॉलिक्यूल को बना दिया, ठीक है, सेलुलर मटेरियल बना दिए जो सेल को रिक्वायर्ड होते हैं, और उससे एनर्जी भी वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज इन इट्स सेल, कि नॉन स्टॉपिंग जो केमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं वही बताती हैं कि सेल क्या कर रहा है? जिंदा है, सेल एग्जिस्ट कर रहा है। राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। अब हमें मेटाबॉलिज्म को तो पता ही है क्या है, कि ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कि जो इतने भी केमिकल रिएक्शन एक लिविंग सिस्टम, एक सेल के अंदर हो रहे होते हैं, उनको तमाम को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिज्म का। जब तक मेटाबॉलिज्म है, सेल क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो जिंदा है। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती है। फर्स्ट है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या? दोज रिएक्शन इन विच सिंपल सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द एनाबॉलिक रिएक्शन। कि जब सिंपल सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिलकर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना लेते हैं तो इसको हम नाम देते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस का। तो एनाबॉलिक रिएक्शन नीड एनर्जी। एनाबॉलिक रिएक्शन को किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब कि ये क्या होते हैं? दो होते हैं ना, मतलब कि कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, कुछ एंडोथर्मिक। तो एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी इनको रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म के उलट है। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज्ड, वहां एनर्जी इस्तेमाल हो रही थी। कैटाबॉलिज्म एनर्जी रिलीज होती है by breakdown of complex molecules into the simpler ones। कि जब हम complex molecules को छोटे छोटे molecules के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है,
तो जब कम्प्लेक्स मालिक्यूल को छोटे छोटे मालिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन का। तो एनाबोलिक रिएक्शन में छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीज बनाती है और एनर्जी इस्तेमाल होती है, और कैटाबोलिक रिएक्शन के अंदर बड़ी चीज होती है, ठीक है, बड़ा मालिक्यूल होते हुए छोटे छोटे मालिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये एक्सोथर्मिक होती है। तो एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक रिएक्शन गो हैंड इन लिविंग सेल। अभी हमने देखा था कि वहाँ सेल के अंदर एनाबोलिक रिएक्शन भी हो रहा था, नई चीजें बन भी रही थी और कुछ चीजें टूट भी रही थी, कैटाबोलिक रिएक्शन भी चल रहा था। तो एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक रिएक्शन गो हैंड इन लिविंग सेल के हर वक्त साथ साथ एक दूसरे के सेल के अंदर हो रही होती हैं। राइट हो गया। तो कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, तो कम्प्लेक्स मालिक्यूल टूट रहे हैं और रिजल्टिंग स्मॉलर मालिक्यूल, और जो छोटे छोटे मालिक्यूल्स हैं वो दोबारा एक दूसरे के साथ रीयूज इस्तेमाल होकर नए कम्प्लेक्स मालिक्यूल बना रहे हैं। ये अभी हमने डायग्राम से देखा था कि वो सेल क्या कर रहे हैं, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ले रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उनको जोड़कर वो नई चीजें कम्प्लेक्स बना रहे हैं। राइट हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन कैटाबोलिक एंड एनाबोलिज्म। ये देखिए एक बड़ा मालिक्यूल था, अब सेल ने क्या किया, उसे तोड़ दिया स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, और यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसीलिए इसे हम नाम दे रहे हैं कैटाबोलिज्म का, कैटाबोलिक रिएक्शन का, कि कैटाबोलिज्म इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे दैट ब्रेक्स डाउन द मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर यूनिट, के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, दैट रेदर ऑक्सीडाइज्ड, या तो वो ऑक्सीडाइज्ड होकर एनर्जी रिलीज करते हैं, या दोबारा इस्तेमाल होकर एनाबोलिक रिएक्शन के अंदर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो इसी तरह एनाबोलिज्म में क्या होता है कि छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं और इसके अंदर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो एनाबोलिज्म इज द सेट ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे दैट कंस्ट्रक्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर यूनिट, कि जो स्मॉलर यूनिट से बड़े मॉलिक्यूल बनाता है, एंड दीज रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी, और इन्हें एनर्जी की जरूरत होती है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, नोन आल्सो एज एन द एंडरजोनिक प्रोसेस, मतलब के एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस। तो ये डिफरेंस है बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड द एनाबोलिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहता है इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स that occur continuously in living cells are example of coordinated catabolic and anabolic activities, कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, सेल के अंदर मुसलसल, और ये इस वजह से है क्योंकि सेल के पास के कोऑर्डिनेटेड कैटाबोलिक और एनाबोलिक एक्टिविटीज हैं, तो उनको कोऑर्डिनेटेड किया जाता है कि कैटाबोलिज्म कब होगा, एनाबोलिज्म कब होगा। अब ये देखें कि आमतौर पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है कि ग्लाइकोजन को तोड़कर ब्लड में शुगर ऐड की जाती है, ये कैटाबोलिक रिएक्शन है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि प्रोटीन या लिपिड को तोड़ा जाता है और उससे क्या बनाया जाता है, ब्लड ग्लूकोज बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है, ठीक है, डाइट से भी आ रहा है। तो ये सारे के सारे कौन से रिएक्शन है, कैटाबोलिक रिएक्शन है, ठीक है। तो जब वो कहता है कि जब ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो आमतौर पर होता है 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जैसे ये कम होता है तो कैटाबोलिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब प्रोटीन और लिपिड से भी ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाता है, और ग्लाइकोजन से भी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से भी ग्लूकोज मिल रहा है। लेकिन जैसे 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज्यादा होता है तो दोबारा इसे नॉर्मल करने के लिए, ठीक है, इसे इस्तेमाल में भी किया जाता है, ग्लाइकोलिसिस भी कराई जाती है, और इसके अलावा स्टोरेज भी इसकी की जाती है, जिसे ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब है कि दोबारा ग्लाइकोजन बन रही है ग्लूकोज, और इसके अलावा इसकी कन्वर्जन होती है लिपोजेनेसिस के अंदर, मतलब कि लिपिड्स भी इससे बन रहे हैं। अब तो ये देखें कि कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है तो ये सारी चीजें टूटना मतलब दोबारा बड़ी बड़ी चीजें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, लिपिड बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, ये हमारे पास क्या एनाबोलिक रिएक्शन है। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होते हैं तो दोबारा लिपिड और ग्लाइकोजन टूटकर दोबारा ब्लड ग्लूकोज बनाती हैं, तो ये कैटाबोलिक रिएक्शन है। तो कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शन एक दूसरे के साथ साथ हो रहे होते हैं और कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है, इन्हें प्रॉपर कंट्रोल होता है सेल के पास इन रिएक्शंस को करवाने के लिए। तो आई होप कि आपको बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हो गया होगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।